नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी आज की 5th क्लास है, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, अर्थात CAA के बारे में। CAA से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपकी नजरों से इस क्लास के बाद बाहर नहीं जाएंगे। ये हमारी चर्चा का मुख्य विषय रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के बारे में। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के जो मुख्य की फैक्टर्स रहेंगे उनकी एक डिटेल लेते हैं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डिटेल एनालिसिस, PDF नोट्स आपको मिलेंगे, क्विज मिलेगी, साथ में PYQs अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके होंगे? SSC के आपके लिए रखे गए हैं, यूपी पुलिस के लिए रखे गए हैं। यूपी पुलिस के साथ हम लोगों ने इसमें कवर किया या उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के बारे में और डिफेंस के एग्जाम्स को। अगर इन सभी में से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सिंगल क्वेश्चन की PYQs आप लोगों की नजरों से बाहर जानी ही नहीं। ये PYQs क्विज कहाँ मिलेगी, इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सेशन को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में नागरिकता संशोधन अधिनियम पढ़ रहे हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम को में आपको पता होना चाहिए कुल 6 नागरिकता संशोधन अधिनियम होते हैं, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो सबसे पहला होता है वो मिलता है हमें 1955 में। देखिए 1955 से पहले नागरिकता में भारतीय आप भारतीय किस प्रकार से होंगे, आपको नागरिकता किस प्रकार से मिलेगी, इन सभी का वर्णन आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 के तहत दिया जाता था। इस आर्टिकल 5 या 7, 8 इनके तहत जो आपको नागरिकता दी जाती थी वो केवल 26 जनवरी 1950 तक प्रदान की जाती। 26 जनवरी 1950 के बाद किस आधार पर नागरिकता मिलेगी, इन सभी का वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के तहत है। 1955 के बाद दूसरा नागरिकता में संशोधन होता है 1986 में, और तीसरा नागरिकता में संशोधन देखने को मिलता है 1992 में। 1992 के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम होता है 2003, 2003 के बाद 2015, 2015 के बाद 2019। ये सारे सारे नागरिकता संशोधन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो मुख्य तौर पे पहला और आखिरी जो लास्ट में किया गया 2019 में, 2019 में नागरिकता संशोधन के लिए कुछ विशेष देशों से कुछ विशेष कम्युनिटी के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। अब किन विशेष देश थे, कौन से विशेष कम्युनिटी थे, इन सभी के लिए सेशन को आपको लाइक करना पड़ेगा। लाइक करके दोस्तों से शेयर करना पड़ेगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर इतना कुछ कर लिया तो अपना एक छोटा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ने के लिए हम लगातार आतुर ही रहते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग पढ़े नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। 1955 के तहत भारतीयों को नागरिकता 5 आधार पर मिल सकती है। आप भारतीय बनने के लिए आपको 5 आधार पर नागरिकता मिलेगी। एक जन्म के आधार पर, एक वंशानुगत होने के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, प्राकृतिक रूप से तथा संविष्टी करने के आधार पे। संविष्टी करने का आधार का मतलब क्या है कि जस्ट सपोज कल के दिन हमारा जो पड़ोसी देश है, कोई भी एक कम दल्ले देश को ले लेते हैं, अगर यहाँ को भारतीयों ने अधिग्रहण कर लिया या भारत में आके शामिल हो गया, तो इसके व्यक्तियों को किस आधार पर नागरिकता दी जाएगी? नहीं समझ में आया? भारत द्वारा किसी भी भूमि का अधिग्रहण करने पे उस भूमि के निवासियों को भारतीय नागरिकता स्वतः प्राप्त हो जाती है। प्राकृतिक आधार पर नागरिकता का प्राप्ति के आधार पर नागरिकता का मतलब है कि बेस्ट पॉइंट्स को सिलेक्ट करना। ये ध्यान रखिएगा, आप अगर अपने किसी भी सेक्टर में बेस्ट हैं तो आप किसी भी देश में जाके वहां की नागरिकता ले सकते हैं। अमेरिका भी आपको बुलाता है, UAE भी आपको बुलाता है, उसी आधार पर भारत भी आपको बुलाता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में बेस्ट हैं तो आप भारत में अप्लाई करके भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वंशानुगत के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, जन्म के आधार पे, जन्म के आधार पे तो आपको नाम से पता चल गया होगा। अब इन सभी को हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो जब तक डिटेल से नहीं देखेंगे तब तक हमसे डिटेल वाले क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे। पहला पॉइंट क्या है? जन्म के आधार पे। जन्म के आधार पे आपको नागरिकता मिलती है अगर आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। अब इसमें 2 पॉइंट्स और बन जाते हैं। जैसे सपोज पाकिस्तान का कोई विदेशी राजनयिक है, वो भारत में रहता है, तो भारत में रहते हुए ये तो बात श्योर है कि उसको 7 साल या 9 साल की लिमिट भी क्रॉस कर दी होगी। 7-9 साल से वो लगातार भारत में रह रहा होगा। उसके बाद अगर उसका बच्चा भारत में होता है तो क्या उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, किसी भी विदेशी नागरिक से उत्पन्न संतान को, विदेशी नागरिकों से उत्पन्न संतान को भारतीय नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी। ठीक। सेकंड पॉइंट, अगर कोई भी व्यक्ति शत्रु देश का है, शत्रु देश के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी। शत्रु देश के व्यक्तियों तथा उनके जन्म लेने वाले व्यक्तियों को भी भारतीय नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी। विदेशी राजनयिकों से, विदेशी नागरिकों नहीं, यहाँ पे राजनयिक होगा, ठीक है, विदेशी राजनयिकों से उत्पन्न संतानों को भी विदेशी भारतीय नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी। भारत की नागरिकता में व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ होता था, उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, परंतु ये 2 पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है? वंश परंपरा के आधार पर। वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता क्या है? अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में कहीं भारत के बाहर हुआ है, अब 26 जनवरी 1950 से पहले अगर भारत के बाहर कहीं आपका जन्म होता है, तो उन आर्टिकल्स में हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पे एक पॉइंट था, उस आधार पर आपको नागरिकता मिलती थी। अब अगर 1950 के बाद आपका जन्म भारत के बाहर होता है तो भी आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है, परंतु उसको माना जाएगा वंश परंपरा के आधार पर। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे कि आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भारतीय था।
अब किस आधार पर मिलेगी वो ध्यान रखिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 10 दिसंबर 1992, 3 दिसंबर 2004, 2 पॉइंट्स दिया है, दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। 10 दिसंबर 1992 से पहले क्या था कि आपके माता पिता दोनों भारतीय होने चाहिए, दोनों भारतीय होने चाहिए, तब आपको नागरिकता मिलेगी। परंतु 10 दिसंबर 1992 के बाद माता पिता में से कोई एक भी अगर भारतीय होगा, एक भारतीय होगा, तो भी आपको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। 10 दिसंबर 1992 से पहले क्या था, माता पिता में से कि दोनों हो, दोनों नहीं है तो केवल पिता हो तो भी उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। माता पिता में से दोनों भारतीय हो तो भी मिलेगी, दोनों भारतीय नहीं है तो फिर केवल पिता भी भारतीय होता तो भी मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे भारत का एक पुरुष प्रधान क्षेत्र, पुरुष प्रधान एरिया दिखाई देता था। परंतु 10 दिसंबर 1992 के बाद माता पिता में से कोई भी अगर एक भारतीय है तो भी आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। 3 दिसंबर 2004 लिखिए, ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, सन 2004 के बाद 3 दिसंबर 2004 बाद अगर आपके बच्चे का जन्म भारत के बाहर होता है, अगर आपके बच्चे का जन्म भारत के बाहर, अगर, एक सेकंड में इसको इरेज करके दोबारा लिखता हूँ, अगर आपके बच्चे का जन्म भारत के बाहर होता, अगर बाहर मतलब भारत के बाहर अगर आपके बच्चे का जन्म होता है और आप चाहते हो उसे भारतीय नागरिकता मिले, तो जन्म के 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर आपको भारतीयों को ये अवगत कराना पड़ेगा। जैसे भारतीय कॉन्स्टिट्यूंसी अलग अलग जगह बनाई जाती है, वहां पे जाके आपको पंजीकरण कराना होगा। 1 वर्ष, जन्म लेने के 1 वर्ष के भीतर आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा, तब भारतीय नागरिकता मिलेगी। वंश परंपरा के आधार पर क्या था, 26 जनवरी 1950 के बाद अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर होता तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जाएगी, प्रदान की जाएगी। किस आधार पे? 10 दिसंबर 1992 से पहले था माता पिता में से दोनों भारतीय हो या माता पिता में से केवल पिता भारतीय हो तो भी उसे नागरिकता मिल सकती थी। 10 दिसंबर 1992 के बाद कोई भी एक भारतीय हो, चाहे माता हो चाहे पिता, उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। 3 दिसंबर 2004 को इंपॉर्टेंट होता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 2004 के बाद से अगर आपके बच्चे का जन्म भारत के बाहर होता है तो आपको 1 साल के भीतर उसका पंजीकरण कराना पड़ेगा। जिस देश में वहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत भारतीय राजदूत होंगे, भारतीय राजदूत को समझ जाके आप भी रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण को ही रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अगला देखते हैं, पंजीकरण के माध्यम से क्या है। पंजीकरण के माध्यम से क्या है, केंद्र सरकार को आपको आवेदन देना होगा कि आप भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं, आप भारतीय नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं। भारत में एकल नागरिकता प्रावधान है, अर्थात आप किसी दूसरे देश की नागरिकता त्यागेंगे उसके बाद आपको भारतीय नागरिकता मिलेगी। इसके लिए है क्या, जस्ट जब भी आप आवेदन दे रहे हैं उसको ठीक 7 साल पहले तक आप भारत में रह रहे हो। अगर ऐसे नहीं रह रहे हैं तो अविभाजित भारत का कोई अंग हो, आप अविभाजित भारतीय हो। अविभाजित भारत का मतलब होता है पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र से हो या बांग्लादेश राज्य क्षेत्र से हो। ये भी नहीं करता है तो आपका जन्म, आपका विवाह भारत की किसी महिला के साथ होना चाहिए, आपका विवाह भारतीय नागरिक से होना चाहिए, भारतीय नागरिक से होना चाहिए, भारतीय नागरिक से होना चाहिए। अगर आपका विवाह भारतीय नागरिक से होता है तो भी आप 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहे हो तब आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। क्या है पंजीकरण के माध्यम से? 3 पॉइंट्स हैं, तीनों याद रख लीजिए। सबसे पहले क्या है, केंद्र सरकार के समक्ष आपको आवेदन देना पड़ेगा। क्या? आवेदन के ठीक 7 साल पहले तक आप भारत में रह रहे हो। नहीं रह रहे कोई दिक्कत नहीं, आप अविभाजित भारतीय हो, अविभाजित भारत का अंग नहीं है। अगर आप भारत की किसी नागरिक से विवाह करते हैं तो नागरिक से विवाह करने के 7 वर्ष बाद तक आपको भारत में निवास करना पड़ेगा, 7 माह बाद। अगर ये भी नहीं है तो लगातार 12 माह से आप भारत में रह रहे हो और इसके साथ भारत की किसी एक भाषा का ज्ञान हो। भारत में 22 भाषाओं का प्रावधान, उनमें से किसी एक भाषा का ज्ञान हो। इस आधार पर आप पंजीकरण के माध्यम से भी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। पंजीकरण के बाद होता है क्षेत्र प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से क्या है, प्राकृतिक रूप से आवेदन प्राप्त होने पे किसी व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। कैसे? अगर वो भारत सरकार की सेवा में या किसी विशिष्ट सेवा में, विशिष्ट क्षेत्र से आता है तो भी उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। क्षेत्र समष्टि के आधार पर ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि क्षेत्र समष्टि के आधार पर किस आधार पर नागरिकता मिलती है। नागरिकता लेने के लिए केवल इतना है कि आप अपने देश को भारत में शामिल करा लीजिए। अगर भारत में कल के दिन पाकिस्तान भारत में शामिल होता है तो समस्त पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। मैं इस बात से बड़ा डर में रहता हूँ क्योंकि इस आधार पर उन्हें नागरिकता तो मिल जाएगी परंतु सारे के सारे मतलब सारे के सारे आतंकवादियों की भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, तो ये बड़ा डर लगता है। आतंकवादियों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं, निपटा के ले लेंगे। क्षेत्र समष्टि के आधार पे क्या, क्षेत्र समष्टि के आधार पे है कि जब भारत किसी भी विदेशी भूखंड का भारत किसी भी विदेशी भूखंड का भारत में समावेश करेगा तो उस समय उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब चर्चा करते हैं नागरिकता का त्याग किस प्रकार से होगा।
या तो आप स्वतः त्याग कर दें। स्वतः त्याग करने से या आपकी बर्खास्ती बर्खास्ती का आशय क्या है कि अगर आप अपनी स्वेच्छा से नहीं त्यागते हैं, युद्ध काल के दौरान किसी शत्रु देश की मदद करते हैं, या भारत के अगेंस्ट में कार्य करें। अगर आप भारत के अगेंस्ट में कार्य कर सकते हैं, या जब आपने नागरिकता ग्रहण की थी, तो नागरिकता ग्रहण करते समय आपने गलत दस्तावेज दिए थे। नागरिकता ग्रहण करते समय, नागरिकता प्रदान करते समय आपने गलत दस्तावेज दिए थे, आपने गलत दस्तावेज प्रदान किए थे, तो इस आधार पर आपकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। वंचित करने का मतलब आप लोगों को तरीका कंफर्म ही है कि आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। युद्ध के दौरान आप किसी शत्रु देश की मदद कर मैडम नहीं कर शत्रु देश की मदद करें तो भी आपको भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप विदेश में लगातार 7 वर्षों तक रहते हैं और भारतीय दूतावास को सूचित भी नहीं करते हैं, भारतीय दूतावास को सूचित नहीं करते हैं, तो इस पॉइंट पर भी आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लगातार 7 वर्षों तक विदेश में रहते हैं परंतु भारतीय दूतावास को सूचित नहीं करते हैं, तो इस आधार पर आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब आपके मन में एक और पॉइंट आ रहा होगा, जो एनआरआई होते हैं, कि एनआरआई तो बहुत सालों तक रहते हैं, तो इनकी भारतीय नागरिकता नहीं समाप्त होती। तो ध्यान रखिएगा, एनआरआई प्रतिवर्ष भारतीय दूतावास में प्रतिवर्ष या हर 2 सालों में भारतीय दूतावास में सूचित करते हैं, भारतीय दूतावास में सूचित करते हैं कि हम इस देश में रह रहे हैं, हमारा ये वीजा है, इस वीजा को हमने यहाँ तक एक्सटेंड कराया है, तब जाके वो रहते हैं, इसलिए वो एनआरआई कहलाता है। अच्छा, एनआरआई कराने की डेफिनेशन क्या है? एक साल में अगर आप 182 दिनों तक किसी विदेशी क्षेत्र में रहते हैं तो आप एनआरआई कहलाने लगते हैं। एक साल में 182 दिनों तक आप बाहर रहेंगे तो आप एनआरआई कहलाएंगे। आज के सेशन में हम लोगों ने चर्चा की नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के बारे में। कल हम लोग चर्चा करेंगे 2019 को। अच्छा, 2019 बहुत छोटा सा एक पॉइंट्स होगा, और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के एक नए पॉइंट्स के बारे में, जिसको वो हम लोग भाग 3 में जानते हैं। भाग 3 में किस बारे में चर्चा की गई, भाग 3 में क्या बताया गया, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नहीं बताएंगे ना? बिल्कुल नहीं बताएंगे हम कि भाग 3 में क्या बताया गया है। ठीक है, आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब क्वेश्चन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। चलिए, सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाइए और सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।